नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो कि हम समझते हैं कि हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा ले रहा हो संगीत का या वो किसी भी शिखर पर पहुंचा हो संगीत के। उसके लिए एक ऐसी विभूति के बारे में जानना बेहद जरूरी है और उसके द्वारा संगीत के क्षेत्र में, खासतौर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो योगदान हुआ है उसको जानना भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ इस प्रकार की श्रृंखला की बात कर रहे थे जिसमें हमने कुछ ऐसी विभूतियों के बारे में आपको बताया जिन्होंने कि संगीत क्षेत्र में एक अपना ऐसा योगदान दिया है जिसको आज के संदर्भ में लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पुरातन जो विधि है उसको बहुत सुगम और सरल बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत की। चाहे हम उसका शास्त्रीय पक्ष लें या हम उसका क्रियात्मक पक्ष लें, दोनों पक्षों में जो है इन विभूतियों ने, इन दिग्गजों ने हमारे सामने भारतीय संस्कृति को, भारतीय संगीत को इस प्रकार रख दिया कि हम आज उसको न केवल क्रियात्मक रूप में उसका प्रयोग करते हुए या उसको गाते बजाते हुए बल्कि शास्त्र पक्ष को भी समझते हुए जो है हम अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो संगीत में एक कहावत कही जाती है, हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो हम उसकी तुलना करते हैं, अरे आप तो बिल्कुल तानसेन की तरह हो। तो ये तानसेन शब्द क्या है या तानसेन किसका नाम है, ये तानसेन की उपमा हम क्यों देते हैं? तानसेन या हम कहें मियां तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो कि शास्त्रीय संगीत का पर्याय माना जाता है। या हम कहें कि अल्टीमेट की हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि संगीत, शास्त्रीय संगीत का जो एक अल्टीमेट है वो मियां तानसेन पर आकर रुकता है। मियां तानसेन मध्यकालीन भारत जो रहा, जब हम कहें मुगल पीरियड जब था, उस समय जो है अपनी प्रसिद्धि पर रहे। और देखिए उनकी संगीत की जो कला थी उसमें इतनी खुशबू थी कि आज भी जो है वो उसी प्रकार से विद्यमान है। हम आज आपको इस श्रृंखला में मियां तानसेन और उनकी शास्त्रीय संगीत को जो उनकी देन है उसके विषय में बताएंगे। मियां तानसेन का जब हम नाम लेते हैं तो थोड़ा सा हम उनके जीवन के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद हम उनका जो योगदान रहा, महत्वपूर्ण योगदान जो रहा भारतीय शास्त्रीय संगीत में, उसको हम आपको बताएंगे। ये एक ऐसा विषय है जो कि प्रथम वर्ष के छात्र को भी आना चाहिए और जितना हम संगीत के क्षेत्र में बढ़ते जाएं, जितना और गूढ़ हम अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं ये जो तार मियां तानसेन से जुड़े हैं वहाँ पर हमें कुछ न कुछ संगीत को लेकर जो है हमें हमारी जानकारी में जो है वो बढ़ोतरी होती है। मियां तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, जो हम कहते हैं कि बहुत शार्प थे, चंचल भी थे, तीक्ष्ण भी थे और संगीत के प्रति उनकी रुचि जो थी वो बचपन से रही। इनका पूरा नाम जो है वो तन्ना मिश्र कहा जाता है। मियां तानसेन तो ये बाद में बने, पहले इनका नाम तन्ना मिश्र था या इनको राम तनु करके इनका नामकरण हुआ, जो कि एक शॉर्ट उसमें तन्ना मिश्र करके जो है वो आगे चल के पॉपुलर रहा। इनके पिता श्री मकरंद पांडे स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनसे इनकी प्रथम शिक्षा हुई। तो पहला प्रश्न ये आता है विद्यार्थियों का कि पिता का नाम मकरंद पांडे और इनका नाम रामतनु या तन्ना मिश्र क्यों पड़ा? ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण इनके जो पिता थे उनका नाम मकरंद पांडे था, लेकिन कभी कभी उनको मिश्र भी कहा जाता था।
तो इस प्रकार से तन्ना मिश्र करके इनका नाम जो है वो ज्यादा प्रख्यात हुआ। तन्ना मिश्र या तानसेन बचपन से, जैसे मैंने कहा, तीक्ष्ण बुद्धि के थे, ऐसा माना जाता है। ऐसे इस प्रकार से हमें जो है विद्वानों का मत है कि इनके पिता की जो थी संतान वो बचती नहीं थी। तो एक कथन के अनुसार, एक मत के अनुसार, एक बहुत बड़े संत फकीर मोहम्मद गौस साहब रहे, उनके आशीर्वाद से तन्ना मिश्र जो थे उनको मैं कहूँ कि जीवन में एक सुरक्षा कवच मिला, या कहें कि उनके आशीर्वाद से ये जीवित रहे। तो इस प्रकार से इनका परिवार जो था उनके प्रति बहुत जो था श्रद्धा रखता था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इनकी प्रथम शिक्षा अपने पिता श्री मकरंद पांडे जी से हुई। उसके बाद इनको वृंदावन के महान संत स्वामी हरिदास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी शिष्यता में इन्होंने वर्षों जो है संगीत की शिक्षा ली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, और बहुत से ध्रुपदों का जो है ज्ञान उनसे प्राप्त किया। गायन की प्रक्रिया क्या थी, गायन की शैली उस समय क्या थी, वो सब इन्होंने स्वामी हरिदास जी से सीखा। आगे चलकर जो है इन्होंने ये ग्वालियर वापस आए, और ग्वालियर में उस समय महाराजा मानसिंह तोमर की पत्नी मृगनयनी, उनका एक संगीत मंदिर था जहां पर कि उन्होंने आगे चल के संगीत की शिक्षा ली। ऐसा कहा जाता है कि मृगनयनी जो थी वो संगीत की एक बहुत बड़ी विदुषी थी, और राजा मानसिंह तोमर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाराजा मानसिंह तोमर की एक ग्रंथ है मान कुतूहल, उसमें अनेकों ध्रुपदों का संग्रह है। तो ये कहा गया है कि वो संग्रह जो है वो उन्होंने बहुत से ध्रुपद, बीन के जो कलाकार थे, इनको अपने राज्य में आमंत्रित करके बहुत श्रद्धा से उनसे ये ध्रुपद जो है वो इस ग्रंथ में संग्रहित करे। तो ध्रुपद के विकास का ये जो 15वीं शताब्दी का जो समय था वो बहुत ही स्वर्ण युग जिसे कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि विद्वानों का जो एक सम्मान या उनको एक प्लेटफॉर्म कहें या उनको एक संरक्षण जो मिला वो राजा मानसिंह तोमर के दरबार में मिला। और उनके जाने के बाद उनकी जो पत्नी थी महारानी मृगनयनी जो थी, उन्होंने, क्योंकि संगीत के प्रति उनकी बहुत रुचि रही, तो उन्होंने संगीत का एक शाला खोली जिसे संगीत का मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर ध्रुपदों का ये स्वयं बहुत अच्छा गाती थी। तो यहाँ पर भी मियां तानसेन की जो है थोड़ी बहुत जो शिक्षा यहाँ पर रही। इसके बाद वो एक समय था लगभग 1516 से 1518 तक का, जबकि ग्वालियर में महाराजा मानसिंह तोमर के पुत्र विक्रमाजीत जो है वो सिंहासन पर थे, और उन्होंने भी तन्ना मिश्र या रामतनु का उतना ही सम्मान किया जितना कि एक शासक को करना चाहिए, क्योंकि वो उनके गुणों के पारखी थे। और महाराजा विक्रमाजीत को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने रामतनु या तन्ना मिश्र को तानसेन जो उपाधि दी, और इसके बाद विश्व जो है रामतनु और तन्ना मिश्र को तानसेन के नाम से जानने लगा। तो तानसेन की उपाधि या तानसेन का नाम जो है महाराजा विक्रमाजीत ने दिया, जिनका शासन कोई बहुत लंबा नहीं रहा, 2 वर्ष का रहा, 1516 से 1518 तक का। तो 1518 के बाद जब उनका पतन हुआ तो उसके बाद तानसेन जो है ये रीवा नरेश राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में राजगायक नियुक्त हो गए। राजा रामचंद्र बघेल जो थे वो बहुत गुणी व्यक्ति थे और संगीत के बहुत बड़े पारखी थे। तो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि तानसेन को वो बहुत पसंद किया करते थे और उनके दरबार में रत्न की तरह तानसेन थे। ये भी उदाहरण मिलते हैं कि एक बार उनके गायन से इतना प्रसन्न हुए थे राजा रामचंद्र बघेल कि उन्होंने तानसेन को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो पुरस्कार के रूप में दी।
तो कहने का अर्थ है कि एक सम्मान, कलाकार का सम्मान करना जो है वो राजा महाराजा उस समय बहुत दिल से किया करते थे। राजा रामचंद्र बघेल के मित्र थे बादशाह अकबर, और एक बार बादशाह अकबर ने जो है तानसेन को सुना और उसके बाद वो उनके गुणों के इतने कायल हो गए कि उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। अब ये एक अलग बात है कि एक फोर्सफुली किया गया या उपहार के रूप में, कुछ लोग कहते हैं कि उपहार के रूप में राजा रामचंद्र जी ने तानसेन को अकबर को भेंट किया, या कुछ लोग कहते हैं कि उनसे उनका जो प्रभुत्व था, उनका जो बल था, उससे राजा रामचंद्र बघेल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े दब गए और उनको मजबूरन जो है तानसेन को बादशाह अकबर को देना पड़ा। मियाँ तानसेन जो आगे चलकर मियाँ तानसेन बने, तानसेन की इच्छा जो थी वो दिल्ली दरबार आने की नहीं थी, ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। लेकिन बादशाह अकबर थे, गुणों के पारखी थे। उन्होंने इनको जब दिल्ली बुलाया तो उसके बाद इनके गुणों के अनुसार उन्होंने उनको अपने नवरत्नों में शामिल किया। और उसके ये आप अक्सर सुनते हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी कहानियाँ भी इस पे मिलती हैं कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक रत्न थे, तानसेन एक रत्न थे, और बहुत से गुणी लोग थे जिनको कि वो बहुत सम्मान किया करते थे। और बादशाह अकबर जो थे वो बहुत धर्मनिरपेक्ष जिसे कहा जाए या बहुत दयालु थे। तो और किस प्रकार से किस व्यक्ति का कितना सम्मान करना चाहिए, गुणियों का वे बखूबी जानते थे। तो बादशाह अकबर से तानसेन, मियाँ तानसेन का नाम जोड़ना जो है वो गलत नहीं होगा। बादशाह अकबर ने ही तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। मियाँ जो है ये मुस्लिम संप्रदाय में एक ऐसा आदरणीय शब्द है कि किसी को भी संबोधित करते वक्त यदि मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वो स्वाभाविक है कि वो कितना सम्मान उसको दे रहे हैं, कितना आदर दे रहे हैं, ये इस शब्द से जाना जा सकता है। आज भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में यदि मियाँ शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो एक बहुत सम्मानजनक है। तो तानसेन अब बादशाह अकबर के दरबार में आकर मियाँ तानसेन बन गए। तो इतनी जो एक जर्नी मैंने आपको मियाँ तानसेन की बताई, तो ये स्वाभाविक है कि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मियाँ तानसेन जो है वो ग्वालियर नरेश राजा मानसिंह तोमर जो है उनके शासन से कहीं अछूते थे। उनके शासन में या उनके समय में जो संगीत प्रचलित था, जो ध्रुपद परंपरा प्रचलित थी, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव जो है वो मियाँ तानसेन का भी उससे रहा है। और आगे चलकर जैसे मैंने आपको बताया, तो ये तो रही उनकी शिक्षा की बात और उनको किस प्रकार से उपाधि दी गई तानसेन की, ये आपको मैंने जैसे बताया। मियाँ तानसेन की योग्यता को देखते हुए बहुत से राजा महाराजा जो है उनको अपने दरबार में लाना चाहते थे। एक और नाम आता है इब्राहिम सूरी का, जो कि इनकी योग्यता से इतने प्रभावित थे कि उनको आगरा लाना चाहते थे, लेकिन उनको इस पर सफलता नहीं मिली और अकबर बादशाह जो है उन्होंने इस पर उनको सफलता मिली और अपने दरबार में वो ले गए। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की आज्ञा के आगे तानसेन जो थे वो विवश थे। और ये भी इतिहास को देखते हुए बहुत से विद्वानों ने ये कहा कि जिस समय मियाँ तानसेन अकबर के दरबार में आए, उनकी उम्र जो थी वो 62 वर्ष की थी। तो अकबर से मियाँ तानसेन उम्र में बड़े थे, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि उनके अपने जो बेटे थे जिनके बारे में, या उनके अपने जो पौत्र जो थे, उनका जो वर्णन मिलता है
बहुत से पुस्तकों में जो उस समय रची गई, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, वहाँ पर जो है जिस प्रकार का वर्णन है तो वो अपने आप में बताता है कि मियाँ तानसेन जो थे वो जो है वो उम्र में काफी बड़े थे। तो 62 वर्ष की आयु उनकी रही जब वो दिल्ली दरबार में आए, और यहाँ पर उनको जो उनकी कला थी उसको एक अच्छा मंच मिला, जिससे कि वो पूरे भारत में जो है वो विख्यात हो गए। बादशाह अकबर ने जहाँ तानसेन को मियाँ की उपाधि दी, वहां पर उन्होंने एक और उपाधि उनको दी और उसका नाम था कंठ भरण वाणी विलास। ये बहुत सुंदर उपाधि उनको मियाँ तानसेन को उन्होंने दी। मियाँ तानसेन जैसे कहा जाता है कि हम अक्सर सुनते हैं कि बादशाह अकबर जो है उनके गाए हुए रागों से ही उठते थे और उनके गाए हुए रागों पर ही सोते थे। इसमें 2 रागों का नाम आता है। पहला कि राग भैरव, जो कि कभी भी उन्होंने दरबार में नहीं गाया, क्योंकि राग भैरव गाते हुए वे बादशाह अकबर को जगाते थे। और दूसरा राग है राग दरबारी कान्हड़ा। राग दरबारी कान्हड़ा सुनकर जो है बादशाह सोते थे। रागों का भी अपना एक मिजाज होता है, अपना एक स्वभाव होता है, इससे एक भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो ये राग जो है ये एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने बादशाह अकबर को ही समर्पित किए थे। दरबारी कानड़ा की जहाँ तक बात करें तो लोग कहते हैं कि दरबारी कानड़ा इनका स्वयं का बनाया हुआ राग है, जो कि काफी प्रचलित रहा, ऐसा भी एक मत है। और दरबारी कानड़ा के जो स्वर हैं वो अपने आप में इतनी शांति प्रदान करते हैं कि ये इमेजिन किया जा सकता है कि बादशाह अकबर उसको सुनकर क्यों निद्रा में चले जाते थे। तो राग ही इतना सुंदर है। खैर, 1-2 चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मियाँ तानसेन ने अनेकों ध्रुपदों की रचना की बादशाह अकबर के दरबार में। ध्रुपद एक ऐसी गायकी है, एक ऐसी गायन शैली है जिसमें कि जो मध्यकाल में बहुत प्रचलित रही, जो भक्ति रस से ओतप्रोत थी। लेकिन जैसे मैं हमेशा अपने व्याख्यानों में बता चुकी हूँ कि ध्रुपद जहाँ एक और भक्ति रस से ओतप्रोत था, उसका जो साहित्य था और ये एक नियम भी था, वहाँ पर दूसरी ओर कुछ ऐसे ध्रुपद भी थे जो कि अपने जो शासक थे उनकी प्रशंसा में, उनको प्रसन्न करने के लिए भी रचे गए। कुछ ऐसे ध्रुपद थे जो कि युद्ध भूमि में जिस समय जो वीर सिपाही जा रहे होते हैं कि उनको एक प्रेरणा के स्रोत या कहा जाए कि उनके जोश को जगाने के लिए भी ध्रुपदों की रचना की गई। तो बादशाह अकबर के दरबार में किस प्रकार के ध्रुपद रचे, यहाँ पर मियाँ तानसेन ने अनेकों ध्रुपदों की रचना की, जिसमें कि अकबर की प्रशंसा भी की गई। देखिए, प्रशंसा की चरम सीमा कहाँ पड़ती कि उनको कला का मर्मज्ञ माना गया, उनको संगीत रत्नाकर के भेदों को पढ़ने वाला बताया गया, उनको गुणियों को विद्यादान देने वाला बताया गया, और यहाँ तक कहा गया कि नर और नारायण का रूप भी उन्हें कहा गया। और तानसेन के अनुसार बुजुर्गों और मुर्शिदों को अकबर में अल्लाह के दर्शन होते थे, ऐसा जो है पुस्तकों में मिलता है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि इतना ये जो उपमाएं दी गई हैं तो उसका यही एक उद्देश्य रहा कि बादशाह को प्रसन्न करना या बादशाह की तारीफ में कुछ लिखना। तो बादशाह अकबर के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं तो हम यही जानते हैं कि वो गुणियों का बहुत आदर करते थे और उनको बहुत सम्मान उनके दरबार में प्राप्त था। और यहाँ तक कि अकबर को जो है तानसेन को बादशाह अकबर के दरबार में सर्वोच्च पद जो है वो प्राप्त था। बादशाह अकबर के दरबार में जितने भी गुणी थे सभी को का सम्मान वो करते थे। अबुल फजल, जिन्होंने कि आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे पुस्तकें लिखी, उसमें उन्होंने कहा है कि अपने अनुकूल स्वभाव के कारण तानसेन को लंबे समय तक अकबर के समीप रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तानसेन की मृत्यु पर अकबर ने तानसेन के द्वारा
की गई समस्त प्रशंसाओं का बदला चुकाते हुए कहा कि पिछले 1 सहस्त्र वर्षों में तानसेन जैसा गायक पैदा नहीं हुआ। अकबर के द्वारा इस कृतज्ञता पूर्ण उद्गार को अबुल फजल ने जो अपनी लेखनी से जो लिखा, वो उसने तानसेन को एक प्रमाण पत्र दे दिया कि भाई इनके कंपैरेटिवली कोई भी ऐसा गायक 1 सहस्त्र वर्षों तक जो है वो नहीं हुआ। और आज भी इतिहास में, क्योंकि हम इतिहास के तौर पे जब हम इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उनकी जो लेखनी है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक सत्य हो गई, क्योंकि वो उस समय की लिखी गई है। तो जैसा मैंने कहा कि बादशाह अकबर को जगाने के लिए भैरव राग का प्रयोग होता था, गाते थे मियां तानसेन, और सुलाने के लिए दरबारी राग गाया करते थे। सूरदास के, तानसेन की इतनी प्रसिद्धि थी कि सूरदास के पदों में भी तानसेन का नाम आता है। देखिए एक पद में है, उसमें लिखा है, भलो भयो विधि ना दिए शेष नाग के कान, भलो भयो विधि ना दिए शेष नाग के कान, धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान। यानी कि तानसेन की तान जो है उसको सुनते हुए धरा और मेरु, धरती और पर्वत सभी डोलते, किसको? तानसेन की तान को सुन के। तो ये इस प्रकार से तानसेन की पॉपुलैरिटी, तानसेन की कला की के पारखी जो थे वो सूरदास भी थे, ये बताया जाता है। तो हम जब ये बात करते हैं कि मियां तानसेन की बात करते हैं, तो क्योंकि संगीत की बात है और संगीत की बात कहीं ना कहीं कुछ गा बजा कर ही होनी चाहिए, तो थोड़ा सा हम एक भैरव राग को प्रस्तुत करते हैं और थोड़े से आलाप के साथ ही राग भैरव को संपन्न करके अगले उसमें पार्ट में हम आपको और डिटेल बताएंगे। तो जैसे कि जब तक तबला मिल रहा है, राग भैरव जो है उसके जो स्वर हैं वो हम सभी को पता है कि भक्तिप्रद या गंभीर या शांत रस है, तो वो रस जो है राग भैरव से पूरी तरह से छलकता है। तो अपने इस व्याख्यान को हम अभी अगले इसके भाग में और आगे आपको बताएंगे।